एसएससी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मैटर करता है टाइम और ट्रिक मैटर करता है, क्योंकि टाइम कम होता है और कम समय के अंदर आपको आंसर देना होता है। तो इस वीडियो में हमने दिखाया ऐसे बहुत सारे ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन पेपर पिकअप किया है जो प्रीवियस ईयर से सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर है, और उसमें से जितने भी साम्स है जो मैथ्स पोर्शन से है वो हमने सॉल्व करके इस वीडियो में दिखाया है। तो आप देखो, पूरा वीडियो को देखो और हर एक साम में ट्रिक लगा हुआ है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी भी पॉइंट पे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना। दावे के साथ कह रहा हूं कि वीडियो पसंद आएगा ही, और लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आए, और नया हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो जिसमें बोला गया है एक दुकानदार जो है एक सामान के जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर 80% जोड़ के उसमें एमआरपी लगा दिया। मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस दुकानदार के लिए होता क्या है, जिस प्राइस में वो सामान खरीद के लाते। दुकानदार भाई बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं, वो होलसेलर हो, फैक्ट्री हो, ऐसे जगह से सामान खरीद के लेके आते हैं ना, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में वो खरीदते हैं सामान खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद क्योंकि सिर्फ खरीद के लेके आना खत्म नहीं होता, वो सेल करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना होता है, यही तो उनका बिजनेस है। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने बढ़ा के 80% बढ़ा दिया। अगर कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपए पे सामान खरीद के लेके आया है तो 80% बढ़ा दिया, मतलब 180 रुपए एमआरपी चिपका दिया। यही बोला गया है, जितने पे भी लाया है खरीद के, रेट नहीं बोला गया, जितने पे भी लाया है उसके ऊपर 80% जोड़ दिया, ठीक है, एमआरपी लगा दिया। लगाने के बाद लोगों को ये बोला भाई 48% इसमें डिस्काउंट है, 48% डिस्काउंट पे उसने वो सामान बेच दिया। तो बेचने के बाद अब ये देखा जाना मतलब हमें देखना है कि उसको हिज लॉस परसेंट, इस क्वेश्चन में बोला गया कि लॉस परसेंट, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है लॉस है, तो मतलब यहाँ लॉस हुआ है, जो 48% डिस्काउंट देने के बाद उसका लॉस हो गया है, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका आंसर। इसका आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको ट्रिक क्या अपनाना है, जो प्रॉफिट मतलब जितने ज्यादा मार्क प्राइस क्या किया उसने, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 80% बढ़ा के उसने मार्क प्राइस कर दिया ना, तो मार्क प्राइस 80% बढ़ा के कर दिया, तो आप डायरेक्टली 180 लिख सकते हो। मैंने 180 को ब्रेक करके यहाँ लिखा है। तो ट्रिक क्या है, ये दिस इनटू जो उसने डिस्काउंट दिया वो 100 से माइनस कर देना है। कितना, 48% डिस्काउंट दिया, ठीक है, नीचे 100 और माइनस 100, ये हो गया हमारा ट्रिक। इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है आप डायरेक्टली यहाँ ऐसे 180 लिख सकते हो, ज्यादा है मोर है, 80% ज्यादा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 80% ज्यादा लगा दिया ना, ज्यादा बढ़ा के एमआरपी लगा दिया, इसलिए 180 हो गया। और डिस्काउंट है 48%, 48% डिस्काउंट छोड़ रहा है, मतलब कितना, 52%। 100 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 52, मतलब 52% पे वो बेच रहा है उस सामान को, ठीक है। तो 52 ऐसे लगाना, मतलब अल्टीमेटली कैसे, ये है हमारा जो है, ये दिस इक्वल टू दिस, इक्वली है दोनों, तो ये आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, मैंने ब्रेक करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको ऊपर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0.693 माइनस 100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 93.6 माइनस 100। अब देखो ये जो रिजल्ट है ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, तो जो भी रिजल्ट माइनस में आएगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लॉस। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, अगर क्वेश्चन में बोला रहता है कि लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो वो हमें डिसाइड करना होता है कि या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, है ना। तो ऐसे करने के बाद अगर माइनस में आएगा रिजल्ट तो समझ लेना लॉस है, अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें से हम निकालेंगे जो भी है, माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो, ये हम फर्दर इसको करेंगे तो 32 और ये हो गया 5, इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 562, तो ये हो गया हमारा 652, ये हो गया करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 7 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे, सीधा जो नंबर दिया हुआ है ना उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। 49 माइनस 2 कितना हुआ, 47, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही कोई भी नंबर हो, x प्लस 1/x, y प्लस 1/y या कुछ भी इसी पैटर्न में हो और वैल्यू कुछ भी दिया हुआ हो,
और आपको निकालना है ये स्क्वायर वाला वैल्यू, ठीक है ना। तो इस केस में आपको वैल्यू जो भी हो बस उसका स्क्वायर करना है और उसमें से 2 माइनस करना है। ये 2 जो है फिक्स है, 2 माइनस करना ही है और ऐसे करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है भूषण की जो मंथली इनकम है वो 45,000 है और एक्सपेंडिचर है, खर्चा है 33,000। इनकम है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और फिर क्या बोला गया है कि अगर मंथली इनकम जो है वो 22% बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर जो है 11% बढ़ जाता है, तब उस केस में उसका सेविंग्स कितना होगा। देखो सेविंग कैसे निकालते हैं हम, सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये होता है सेविंग्स, ठीक है। ये होता है सेविंग्स, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग्स, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सेविंग्स निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे इनकम के केस में, देखो ये डायरेक्टली कैसे करना है, जो इनकम है उसका इनकम बढ़ गया 22%, पहले कितना था 45,000, तो 45,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 45,000 इनटू क्या करेंगे 22% बढ़ गया ना, तो 100 के साथ वो परसेंटेज जोड़ देंगे, 122 लिख देंगे, 122 हमने लिख दिया, माइनस करेंगे, ठीक है। हमें एक्सपेंडिचर माइनस करना है, एक्सपेंडिचर कितना है 33,000, 33,000 यहाँ लिखेंगे 33,000 इनटू 33,000 कितना बढ़ गया, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बढ़ गया 11% बढ़ गया, तो 100 के साथ 11 लगा दो, 111% हो गया। पहले जितना था उसमें से 11% बढ़ गया, मतलब 111% हो गया ना। सो हमेशा ऐसे कैलकुलेशन अगर करना है, बोला गया आपको किसी भी सामान का रेट जो है 10% 20% बढ़ गया, तो आपको ये देखना है कि एज ऑन डेट अभी जो है इसका रेट 120% हो गया, सो हमेशा जोड़ देना है, ठीक है। तो ये है 11% बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे 111% इसका जो है अभी एक्सपेंडिचर है, बढ़ के 111% हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। अब कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा आंसर। तो ये आ गया हमारे पास 18270, तो ये हो गया करेक्ट आंसर 18270। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला गया कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जिसका नियत खराब है, वो करता क्या है, वो चोरी से चुपके से क्या करता है प्रॉफिट कमाता है। क्या करता है, लोगों को कहता है कि भाई 1 kg का सामान दे रहा हूँ, लेकिन वहां करता क्या है 920 ग्राम का सामान पकड़ा देता है लोगों को, और लोगों को लगता है भाई वो तो 1 kg का सामान दे रहा है। तो ऐसे करके वो क्या कर रहा है 80 ग्राम, हम देख रहे हैं 920 ग्राम का सामान दे रहे हैं ना, तो 80 ग्राम का सामान वो बचा रहा है। तो हमें ये निकालना है कितना परसेंट जो है वो बचा रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, ये यही है ना, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंट करना है राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करना है। तो हम क्या करेंगे, देखना है ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कितना वो बचा रहा है, कितना 80 ग्राम बचा रहा है ना, 80 ग्राम बचा रहा है, और नीचे हम लिखेंगे कितना ग्राम वो दे रहा है 920 ग्राम दे रहा है, ठीक है, इनटू 100%। बस इसका कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा रिजल्ट वही होगा आंसर। 9 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम राउंड फिगर में अगर करेंगे तो हो जाएगा 8.70, इतना परसेंट हो गया। ये हो गया करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। हमें ये निकालना है इनमें से कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल होने के लिए करना क्या है, क्या चेक करना है हमें, जो ऑल्टरनेट नंबर है, मतलब एक छोड़ के दूसरा ऑल्टरनेट नंबर। तो इस नंबर को अगर लेंगे तो देखो ऑल्टरनेट नंबर एक छोड़ के दूसरा, ये मैंने लिया, इनको हम ऐड करेंगे। क्या होता है 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 4 कितना हो गया 14। इसमें से माइनस करेंगे जो छूटा हुआ है ना, जो बीच बीच वाला नंबर है उनको ऐड करेंगे। देखो ये वाला नंबर हमने पहले नहीं लिया, नहीं। फिर ये जो इवन पोजीशन में नंबर है, ये क्या है 1st 3rd 5th 7th पोजीशन में है, ऑड पोजीशन में है, और ये इवन पोजीशन में है, 2nd पोजीशन में ये, 4th पोजीशन में ये, 6th पोजीशन में ये। तो ये हमें ऑड इवन प्लेसेस जो है, प्लेसेस में जो नंबर डिजिट्स है उनको ऐड करना है। तो हमने ये वाले ऐड किया, फिर ये वाले ऐड किया जो इवन प्लेसेस में, ठीक है। 7 + 5 12, 12 + 2 कितना होता है 14। तो 14 - 14 = 0। अब ऐसे करके जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर है उसका प्लस माइनस करेंगे इवन प्लेसेस वाले नंबर। करने के बाद अगर देखते हैं यहाँ 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल, ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा वही है, वही नंबर होगा कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? मतलब ये है, ये जो ऑड प्लेसेस वाले जो टोटल है और इवन प्लेसेस वाला जो टोटल है, दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। जितना भी आएगा वो 11 से अगर डिविजिबल होता है, पूरा नंबर 11 से डिविजिबल।
तो 0 जो है ऑब्वियसली 11 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर से 0 डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं 11 से भी डिविजिबल है, तो इसीलिए ये तो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, हमें ये निकालना है 11 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाला अगर ऑप्शन देखें तो एवरी अल्टरनेट नंबर हम ले लेते हैं, ये वाला ये तो 7 2 9 9 6 कितना हो गया 15 माइनस ये 5 5 10 और 3 कितना हो गया 13 13 माइनस 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। तो 2 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें यही निकालना है ना, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये जो नीचे वाले दो ऑप्शन है ये भी 11 से डिविजिबल होगा, ऊपर वाला भी है और नीचे दो भी 11 से डिविजिबल होगा, और ये नहीं है 11 से डिविजिबल। इस क्वेश्चन में हमें 5x माइनस 3y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करते पहले। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास वैल्यू क्या है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y का वैल्यू है और 2xy का वैल्यू है, तो वो वैल्यू यहाँ कैसे अप्लाई हो वो हमें सोचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 3y हम ले आए। ठीक है, देखो प्लस करके ये ले आए, क्यों ले आए हम इसको, क्यों हमने इंक्लूड किया, इसलिए इंक्लूड किया ताकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 5x प्लस 3y होल स्क्वायर, 5x प्लस 3y का वैल्यू ऑलरेडी है तो हम पुट कर सकते हैं ना। अब यहाँ क्या है, इसको हमने एक्स्ट्रा लिखा तो इसको माइनस भी कर देंगे यहाँ। ठीक, माइनस भी कर दिया हमने, और ये जो है इसको, ये जो ऑलरेडी है इसको हम लिख देते हैं यहाँ 5x डॉट 3y। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इसको हम पूरा फॉर्मूला में डाल सकते हैं, इसको 5x प्लस 3y होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमने फॉर्मूला में डाल दिया, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस, ये कितना हो गया 5 2 10 15। ठीक है, 15 4 हम ऐसे लिख देते हैं, 2 को रख देते हैं। हमें क्या है 2xy का वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे कि ऐसा कुछ 2xy अलग रख देंगे, 2xy अलग रखने के बाद 3 5 15 15 15 कितना हो गया 30 इंटू 2xy, ये आ जाता है। देखो 5 2 10 10 3 30, तो 30xy माइनस 30xy इक्वल टू 60xy। 60xy को हमने ऐसे लिखा 30 इंटू 2xy, क्यों, क्योंकि 2xy का वैल्यू हमारे पास है इसलिए। तो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 5x प्लस 3y का वैल्यू कितना है 15 है, 15 हमने लिख दिया, माइनस 30 इंटू 2xy का वैल्यू कितना है 6 है। अब इसको करेंगे 2 to 5 माइनस 180, इसको करेंगे तो 45 आ जाता है। तो मतलब क्या है 3x माइनस 5x माइनस 3y होल स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो 5x माइनस 3y का वैल्यू आ गया √45, और √45 को हम कर सकते हैं इसको 5 into 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आ जाएगा 3√5, तो ये हो गया 3√5, ये करेक्ट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शोरूम में जो भी सामान है उसके ऊपर प्राइस टैग ऐसे लगाया गया कि उसमें 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट हो जाता है शोरूम मालिक को। मतलब जो भी जितने भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मार्क प्राइस उसी अकॉर्डिंग लगाया गया है। ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी देखा जाता है कि 20% प्रॉफिट हो जाता है। हमें निकालना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रेशियो कितना है हर एक आइटम की। तो क्या है, हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, ये रेशियो हमें निकालना है। तो हम देखेंगे मार्क प्राइस के ऊपर क्या है 10% डिस्काउंट है ना, कितना है 10% डिस्काउंट है। तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस वाला जो डिस्काउंट है यहाँ नीचे लिखेंगे, 10% डिस्काउंट है मतलब 100 से माइनस कर दो, 10% डिस्काउंट है मतलब मार्क प्राइस के 90% में बेच रहा है, तो 100 से 10 माइनस करके यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, समझ में आया, मार्क प्राइस वाला 10% डिस्काउंट है तो 100 से 10 माइनस कर दो, यहाँ लिखना है। और सीपी कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट जो है हम किसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा
मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको बोला ना जाए क्वेश्चन में कि भाई ये सेल प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन कितना होगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है, वो रेयर केस है। लेकिन नॉर्मली कॉस्ट प्राइस के ऊपर सारे कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट और लॉस का, ठीक। तो बोला गया 20% प्रॉफिट होता है ना मॉल में, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20%। तो कॉस्ट प्राइस का जो केस है यहाँ लिखेंगे ऊपर, इसके केस में ऊपर लिखेंगे, ये आएगा नीचे। तो कॉस्ट प्राइस 20%, मतलब 20% प्रॉफिट है, मतलब ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा में बेच रहा है, ठीक है। 20% प्रॉफिट है तो 100 + 20 मतलब कितना हो गया 120। तो हमने क्या किया, मार्क प्राइस के जगह डिस्काउंट है ना तो 10%, 100 से 10 छोड़ दिया 90 आ गया। कॉस्ट प्राइस के जगह क्या होगा, जगह नहीं मतलब उल्टा कर दिया, ऐसे पोजीशन में ले आए। मार्क प्राइस वाला जो अमाउंट है 100 - 10 यहाँ और कॉस्ट प्राइस वाला वहां, ठीक है, 100 + 20। अब इसका कैलकुलेशन करो, 30 से करेंगे तो 3, 30 से करेंगे तो 4, 4/3 मतलब 4:3, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो एक फैमिली में 6 लोग हैं जिनका एवरेज एज है 25 साल। तो 6 लोगों की एवरेज एज अगर 25 साल है तो 6 लोगों की टोटल कितनी होगी, 6 इंटू जो एवरेज है उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6 इंटू 25 कितना हो जाता है 150 ईयर्स। मतलब आज के डेट में उन 6 लोग जो है उस परिवार में उनका टोटल एज कितना है 150 साल, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि if the youngest member is 4 years old, अगर उस फैमिली में 6 लोग में से एक जो बच्चा है जिसका जो यंगेस्ट सबसे छोटा जो है उसका एज अगर 4 साल होता है तो what was the average of the family before the birth of the youngest member। तो youngest member जो सबसे छोटा बच्चा है उसके जन्म से पहले एवरेज कितना था वो हमें निकालना है। तो जन्म अभी 4 साल है, मतलब 4 साल पहले वो जन्म नहीं हुआ था, है ना। तो ठीक जन्म से पहले मतलब 4 साल पहले हमें निकालना है एवरेज कितना है। तो 4 साल पहले तो वो था ही नहीं, ठीक ना। 4 साल पहले उसका ठीक इमीडिएट बर्थ से पहले हमें निकालना है एवरेज कितना है। तो इसके बर्थ से पहले का एवरेज अगर निकालेंगे तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। 4 साल अगर पीछे जाएंगे तो 4 साल का जो टोटल एज है इन 6 मेंबर्स के वो हमें माइनस करना होगा। तो 6 मेंबर अगर है 4 साल में 6 मेंबर की कितनी एज है 6 × 4 24 ईयर्स। तो मतलब 24 ईयर्स हमें माइनस करना है। तो 126 ईयर्स ये हो गया 4 साल पहले की एवरेज। 4 साल पहले 4 साल का टोटल जो है 6 लोगों की 4 साल का टोटल एज कितना है, मतलब इन 4 साल में वो जो बच्चा जन्म लिया है उसके बाद से अभी तक 4 साल में इतना एज ऐड हो गया। पहले कितना था 126, फिर ये ऐड हुआ, फिर जाके टोटल आप जाके 150 हुआ, है ना। तो हमने 24 माइनस कर दिया तो 126 आ गया उस बच्चे की ठीक जन्म से पहले ये टोटल है। तो तब उस टाइम कितने लोग थे, फिर अगर जन्म नहीं हुआ था उस बच्चे का तो 5 लोग थे। तो 5 लोगों का टोटल ये था, तो 5 लोगों का ये था तो एवरेज कितना होगा, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 10 और 26 5 25 1 10.2 ये आ गया 25.2 25.2 का है 20 ये हो गया। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 24 ये जो हमने माइनस किया उसको ध्यान में रखना है और ये रखना है कि 4 साल पहले तो एक लोग तो कम हो गए ना। 4 साल ठीक 4 साल पहले जन्म हुआ था तो उससे पहले जन्म से पहले तो एक जने कम थे ना, 6 अभी 6 है तो उस टाइम तो 5 लोग थे तो 5 लोग का इसीलिए एवरेज निकाला है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। तो इसका कैलकुलेशन करके हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ऐसा अगर केस आपको दिखता है, ऊपर देखो कॉमन दिख रहा है तो आप क्या करोगे, कॉमन ले लेना है आपको। कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, cos थीटा कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 1/sec थीटा -1 और यहाँ आ जाएगा 1/sec थीटा +1, ठीक, कॉमन आ गया। ऊपर हमने ये ले लिया cos थीटा को जगह जहां वहां रख देंगे, नीचे क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। sec थीटा -1 sec थीटा +1 यहाँ आ जाएगा sec थीटा +1 प्लस sec थीटा -1, ये -1 ये 1 कट जाएगा तो cos थीटा ये आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2i sec थीटा, 2 sec थीटा है ना 2i sec थीटा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा sec थीटा -1 sec थीटा +1 क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा -1 a + b * a - b * a + b फॉर्म, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा -1। ऊपर क्या आ जाएगा देखो cos थीटा और sec थीटा कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि sec थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/cos, cos का उल्टा होता है, इसलिए sec थीटा और cos थीटा कट जाता है तो रह जाता है 2, ऊपर रह जाएगा 2, नीचे
sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है इसका वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना जो हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी में से हमने निकाला है कि sec स्क्वायर 1 थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर जब ऊपर जाता है नीचे से ऊपर तो क्या हो जाता है cot हो जाता है। tan का उल्टा क्या है cot है। 1/tan इक्वल टू कितना है cot है, तो 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, तो 2 cot स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो गया करेक्ट। दो सर्कल दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, एक सेंटर के ऊपर जो सर्कल होते हैं, ये है पॉइंट, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसी को सेंटर मानते हुए अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो ये सारे क्या होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक ही सेंटर के ऊपर सर्कल, सारे सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं दो सर्कल, जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मान लेते हैं ये जो दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये छोटे वाला है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया। छोटे वाले का 12 सेंटीमीटर और बड़े वाले का जो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला गया है कि नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का, सर्कल के जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, उसका लेंथ निकालना है। कौन सा कॉर्ड, वो कॉर्ड जो छोटे वाले सर्कल को टच करता है। तो हम अगर ऐसा कॉर्ड ड्रॉ कर दे, अगर ऐसा कॉर्ड ड्रॉ कर दे तो क्वेश्चन के हिसाब से हुआ ना कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, एक सर्कल के अंदर कोई भी ऐसे लाइन होता है, ऐसे एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, कोई भी लाइन हो उसे कॉर्ड कहा जाता है ना। तो ये जो ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है। ठीक है, अब बोला गया बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच करता हो, ऐसा कॉर्ड हो। तो हमने ऐसा कॉर्ड ड्रॉ किया, ये बड़े वाले का कॉर्ड है और ये इसने छोटे वाले को टच किया। ठीक है, उस कॉर्ड का हमें लेंथ निकालना है, इस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो हम देखो सेंटर से, अगर यहाँ सेंटर से ये क्या है, ये टेंजेंट के तौर पे उस सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर, सर्कल के अगर ऐसे सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जाता है, उसको टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, और उस टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां अगर सेंटर से एक लाइन आता है तो इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये परपेंडिकुलर होता है ऑटोमेटिकली, इसमें एक थ्योरम भी है। ठीक, तो सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां एक टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा ये समझ लो, बस ये एक टेंजेंट है, जैसे ये सर्कल है, एक मैंने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट, यहाँ जहां इस टेंजेंट ने सर्कल को जहां टच किया ना, वहां अगर सेंटर से मैं लाइन कनेक्ट करता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इस पार्ट का यहाँ से यहाँ तक जो है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कितना है इसका वैल्यू, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना होगा, जो फॉर्मूला है ना पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको करके 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये जो बेस है, बेस स्क्वायर हो गया इतना 25, मतलब बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया 5 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 5। अब क्योंकि सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा इसको, इस कॉर्ड को। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जो भी लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। इसके ऊपर भी एक थ्योरम है, तो उतना डिटेल में हम जा नहीं रहे। ऐसा केस है तो आपको यही करना है, जो वैल्यू आएगा उसका डबल कर देना है। तो 5 का डबल है 10, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक, और भी क्वेश्चंस है इसी सेट से, जो हमने सेट पिकअप किया है, और भी क्वेश्चंस है, बट इस वीडियो में हम नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को शायद लंबा वीडियो पसंद नहीं, इसलिए पूरा वीडियो आप देखते नहीं हो। एनीवेज, तो दूसरे पार्ट, मतलब जो बाकी क्वेश्चंस है वो दूसरे पार्ट में हम लेके आएंगे। इस वीडियो को अगर पसंद आया वीडियो, अगर अभी तक पूरा समझ में आया सारी चीजें और अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर कर देना।